वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास जो है क्लास 11 लेसन नंबर 6, जिसमें हम आज आपको संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, कहने को तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक होता है जो कार्य, गतिज ऊर्जा, बल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में हम ये कहें तो संरक्षी और असंरक्षी बल की प्रक्रिया क्या बनती है। देखिए, कई बार प्रॉब्लम अपने पास बनती है कि हम कहां संरक्षी बल और कहां असंरक्षी बल कहें। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां आज आपको संरक्षी और असंरक्षी बल से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताऊंगा, जिसको आप याद रखें और अपने दिमाग में फीड भी करें, और उसके आधार पर आप संरक्षी और असंरक्षी बल की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले मैं आपसे कहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, संरक्षी और असंरक्षी बल से संबंधित मैं आपको सबसे पहली और प्रथम परिभाषा आज बताने जाता हूं। प्रथम परिभाषा क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम परिभाषा के रूप में हम ये कहते हैं कि यदि किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार से कार्य करते हैं, एक या एक से अधिक बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि वस्तु की गतिज ऊर्जा अंत में वही होगी जो प्रारंभ में थी, तो ऐसे बल को हम कहेंगे संरक्षी। और यदि बराबर नहीं होती तो आप कहेंगे ऐसा बल आपके पास असंरक्षी बल कहलाता है। इसको मैं परिभाषित कर रहा हूं बोर्ड पे, आप लिखिए साथ में। चलिए, इसको मैंने लिखा, जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार क्रियाशील होते हैं कि कण की प्रारंभिक अवस्था में लौटने पर गतिज ऊर्जा ठीक उतनी ही होगी जो कि प्रारंभ में थी, तो बल संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा मैं जो बात बोल रहा हूं सुनो। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कण है आपके पास, ठीक है, इस कण पर आपने विभिन्न बल लगाई, ये विभिन्न बल लग रहे हैं F1, F2, F3। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये तीनों बल संरक्षी है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वस्तु को जहां तक भी मुझे लेके जाना है मैं लेके चला गया, वापस से आया, तो यहां मैंने दोबारा से कैच किया, इसको दोबारा से देखा कि दोबारा से मुझे इस वस्तु की गतिज ऊर्जा उतनी ही प्राप्त होती है जितनी की प्रारंभ में थी। सुनिए, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पर A और B दो भाग है आपके पास, ठीक है ना। एक व्यक्ति क्या करता है, अपने बल का उपयोग करता है और एक वस्तु को A से ले जाता है B पर। इस समय इस वस्तु की 2 जूल गतिज ऊर्जा है। जब ये वस्तु विभिन्न रास्तों से होती हुई बिंदु B पर पहुंचती है
तो यहां देखता है वह कि मेरी जो ऊर्जा है दोबारा से 2 जूल ही बनी रहती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या रही आपके पास, अपरिवर्तित रही। तो ऐसी प्रक्रिया में जो व्यक्ति उस बल का उपयोग कर रहा है वह बल संरक्षी प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का, संरक्षी प्रकृति का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से संरक्षी बल को आप यहां परिभाषित कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अपने पास यहां पर मैं इसको असंरक्षी के रूप में परिभाषित करें तो आप यहां कह सकते हैं यदि गतिज ऊर्जा परिवर्तित रहती है तो बल असंरक्षी होगा। यहां पर इसी के साथ मेंशन कर दिया हमने, यदि गतिज ऊर्जा परिवर्तित रहती है तो बल असंरक्षी कहलाता है, असंरक्षी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 2 बातें आपने यहां देखी है कि यहां को जो प्रारंभिक अवस्था में लौटने पर गति जब ठीक उतनी ही होती है, गति अपरिवर्तित होती है, जबकि यहां गति जो क्या रहेगी आपके पास, परिवर्तित होगी। पहला जो परिभाषा हमने बनाई संरक्षी की, संरक्षी बल की, वो गतिज ऊर्जा के आधार पर बनाई है, जिसके आधार पर हमने कहा कि आप वस्तु पर बल लगाते हो, बल लगाने पर ऊर्जा परिवर्तित होती है, विभिन्न रास्तों से घूमते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आती है। आप देखते हैं कि अंत में गतिज ऊर्जा ठीक उतनी ही है जितनी की प्रारंभ में थी, तो ऐसे बल को हम कहेंगे संरक्षी बल। और यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, गतिजा घटती है या बढ़ती है, तो वह आपके पास आएगा असंरक्षी बल की उपस्थिति। ठीक है, चलिए अब अपन लिखते हैं दूसरी परिभाषा। ये तो प्रथम परिभाषा अपन ने बताई आपको, अब अपन लेते हैं द्वितीय परिभाषा। द्वितीय परिभाषा के आधार पर भी आप संरक्षी और असंरक्षी बल की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। यदि किसी कण पर आपने, यदि किसी बल को कण पर इस प्रकार से क्रियाशील किया जाए, इस प्रकार से क्रियाशील किया जाए कि वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, जबकि उल्टा कर दो आप इसको भी कि यदि अपन बात करें, यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौटती तो बल असंरक्षी कहलाता है, असंरक्षी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि यदि वस्तु पर आपने बल लगाया, बल लगाने पर वस्तु अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने घर से बाजार में घूमते हुए पुनः घर पे आ गए किसी बल की उपस्थिति में, तो इस प्रक्रिया में आपने जो बल का उपयोग किया वो बल बनेगा संरक्षी बल। वो बल आपके पास क्या बनेगा, संरक्षी बल के रूप में आपको प्राप्त रहता है। तीसरी परिभाषा जो भी एक इंपॉर्टेंट आपके पास बनती है, तृतीय परिभाषा, तीसरी परिभाषा। देखो इसको मैं एक चित्र के माध्यम से बताता हूं आपको। मेरे पास 2 स्थान है, ए और बी। 3 व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति तो जाता है इस रास्ते से, ये पहला व्यक्ति है,
दूसरा व्यक्ति जाता है इस रास्ते से और तीसरा व्यक्ति जाता है इस रास्ते से, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु ए बिंदु बनता है और अंतिम बिंदु बिंदु बी बनता है। तीनों व्यक्ति क्या करते हैं, बल का उपयोग करते हुए 1 से 2, 2 से 3 रास्ते से गुजरता हुआ ए से आता है कहां, बी पर। तो ऐसी प्रक्रिया में उस व्यक्ति का बल कौन सा होगा। तो देखिए यहां बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, आपको यह ध्यान रखना है, संरक्षी बल वे बल होते हैं जो केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। बीच में वस्तु कहां जा रही है, किससे मिल रही है, कहां कैसे क्या कर रही है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा 3 बल बने हुए हैं, F1, F2 और F3। वस्तु क्या करती है कि ये बल क्या करते हैं, ए से जाते हैं और वस्तु को ले जाते हैं बिंदु बी पर, ठीक है। आपके पास यदि ऐसा कोई बल बनता है जहां वस्तु पर लगने वाला बल केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, तो ऐसे बल को हम कहते हैं संरक्षी बल। और इसके विपरीत जो बल बनेगा वह कहलाएगा असंरक्षी बल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको अपन परिभाषित करते हैं। देखिए वह बल, लिखते हैं इसको परिभाषित में, वह बल जिसकी उपस्थिति में वस्तु विभिन्न मार्गों से गुजरती है, कर देते हैं, विभिन्न मार्गों से गुजरती है। इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के पथ पर निर्भर न करके बल्कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो यह बल संरक्षी बल कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके विपरीत यदि आपके पास जो कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है तो जो बल बनेगा वह असंरक्षी बल होगा। यदि कार्य वस्तु के पथ पर निर्भर करता है, वस्तु के पथ बल्कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है तो बल असंरक्षी बल कहलाता है। यदि कार्य वस्तु के पथ पर निर्भर करता है तो बल असंरक्षी बल होगा, असंरक्षी बल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ध्यान देना वापिस आपको, हमने ये कहा है, परिभाषा को आप शॉर्ट कर सकते हो, और हमने कहा है यह वह बल जिसकी उपस्थिति में वस्तु विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई, विभिन्न अवस्था से गुजरती है। जैसे अपन ने कहा ए से, एक मार्ग से, 2 से और 3 से जाती है और बिंदु बी पर आ जाती है। तो इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता, यहां पर ध्यान रखना, पथ पर निर्भर नहीं करता। और जबकि असंरक्षी में क्या होगा कि पथ पर निर्भर करता है। ये तो मैंने आपको कंडीशन बताई ना, ये वाली कंडीशन, ये तो आपके पास एक्स्ट्रा बात है जो कहीं काम में नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। ये कहीं काम में नहीं है आपके पास, आपको केवल ध्यान रखना है वो बल
जिसकी उपस्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता तो संरक्षी बल है, और पथ पर निर्भर करता है तो असंरक्षी बल कहलाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में आज हमने हमारी इस क्लास में पढ़ा। अब हम इससे संबंधित कुछ जो हमने अभी तक जितना अपनी वीडियो में पढ़ा और जितना हमने कैलकुलेट किया उसके आधार पर हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, जिसके बेस पर आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी और प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला है, अपनी ये क्लास जो चलती है वह नीट IIT लेवल को लेकर चलाई जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। कुल बातें जो मैं वापस रिपीट कर लेता हूं। पहली परिभाषा के रूप में आपने कहा कि वस्तु पर जब अधिक बल क्रियाशील होते हैं तो आपको यह देखना है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा एक जैसी होनी चाहिए तो बल संरक्षी है, और यदि ऐसा नहीं होता तो बल असंरक्षी कहलाएगा। नंबर 2 परिभाषा के रूप में हमने कहा कि यदि वस्तु को आप इस प्रकार से विस्थापित करते हैं, चेंज करते हैं, गतिमान करते हैं कि वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, तो इस प्रक्रिया में जो बल बनेगा वह संरक्षी होगा, और यदि वापस नहीं लौटती तो बल असंरक्षी बल कहलाता है। तीसरी परिभाषा के रूप में अपने कहा यदि वस्तु को जब विभिन्न मार्गों से ले जाते हुए आप देखते हैं कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता तो बल संरक्षी, और पथ पर निर्भर करता है तो असंरक्षी बल है। देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 परिभाषा कहने को तो बहुत छोटी परिभाषा हो गई, लेकिन आप यदि इन तीनों परिभाषाओं की इंपॉर्टेंस देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको निकल के सामने आएगी। आप देखेंगे कि इन तीनों परिभाषाओं में एक ही कथन कहा गया है, और कथन क्या है? कार्य 0। यदि आपके पास किसी बल की उपस्थिति में कार्य 0 बनता है तो बल संरक्षी है। आपको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ट्रिक के रूप में सॉल्व करना है तो आप देख लीजिए उस ऑप्शन में आपसे पूछा जाए बताओ कार्य कितना होगा। आप ये देख लीजिए यदि कार्य आपको ऑप्शन में दे रखा है 0 तो वो कार्य आपके पास, वो प्रक्रिया आपके पास क्या होगी? वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मतलब कि ऐसी प्रक्रिया में वो बल कौन सा बल है? संरक्षी बल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि 5 न्यूटन का संरक्षी बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो बताइए उस वस्तु का कार्य कितना होगा? आपका राइट आंसर लिख दो 0 होगा सर। ठीक है ना, कार्य क्या होगा? 0। देखो आप खुद चेक कर लीजिए, आप एक पल कहना चाहते हैं प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है गतिज ठीक उतनी होगी जितनी प्रारंभ में थी। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर हम जानते हैं W बराबर होता है अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। जब दोनों बराबर है तो W बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, दूसरी परिभाषा के रूप में अपन ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है तो आप बताओ विस्थापन कितना होगा? विस्थापन 0 होगा। जब विस्थापन 0 है तो कार्य की परिभाषा के आधार पर जानते हैं कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो विस्थापन 0 तो कार्य कितना हुआ? 0। तीसरी परिभाषा के रूप में हमने कहा वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता। वस्तु कहीं से भी घूम के आए वापस से प्रारंभिक अवस्था में लौट रही है तो कार्य कितना हो गया? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज हमारे इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने को छोड़ा है, लेकिन संरक्षी और असंरक्षी बल जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक रहता है के बारे में हमने बताया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 1-2 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देखते हैं, हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में पढ़ा। मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताया और लास्ट में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको बोला कि आप ये चेक कर लीजिए कार्य 0 बनता है तो आपके पास बल संरक्षी, और कार्य 0 नहीं बनता तो बल असंरक्षी प्रकृति का होता है। ओके, चलिए आज हम हमारे इस वीडियो में एक सवाल हम आपको लेने जा रहे हैं जो अभी तक हमने बताया है आपको। कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्प्रिंग पर किया गया कार्य, हमारी जो पुरानी वीडियो है जिसके आधार पर, तो हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं स्टूडेंट्स आप वीडियो को कंटिन्यू भी देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको यहां पर एक सवाल है, सवाल को पहले समझिए फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं।
आपको बोला गया है 5.7 किलोग्राम का एक ब्लॉक का मतलब है एक गुटका जिसको अपन बोलते हैं, एक लकड़ी का एक ब्लॉक आपके पास बना हुआ है, या एक कोई पत्थर है, आप उसको भी ब्लॉक कह सकते हैं, या एक कोई कार्टून है जैसे गद्दे वगैरह होते हैं ना, उसको बोला गया है, जिसकी चाल आपको दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फिसलता है, खींचते हैं आप इसको। यह ब्लॉक स्प्रिंग मतलब कि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये स्प्रिंग को अधिकतम संकुचित करके मतलब कि उसको दबा देते हैं स्प्रिंग से, बिल्कुल सपोर्ट देते हैं इसको, ठीक है, और विराम अवस्था में आ जाता है। तो स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम संकुचन क्या होगा, मैक्सिमम विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं, पहले तो जो दे रखा है उसको लिखिए आप। एम बराबर आपको दे रखा है 5.7 किलोग्राम, ठीक है। चाल मतलब कि v आपको दे रखा है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, के नियतांक के रूप में आपके पास है कितना 1500 मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। अब ये पूछना चाहता है अधिकतम संकुचन क्या होगा, तो इसने माना संकुचन 1 से, विस्थापन जिसको अपन करते हैं x है, अतः हमने कहा स्प्रिंग पर किया गया कार्य हमने पढ़ा था W बराबर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपके पास क्या बनता है, W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, नंबर 2। हमने समीकरण 1 और 2 को शामिल किया, क्या बनेगा आपके पास 1/2 के एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। 1/2 से 1/2 करंट कैंसिल हो जाएगा, आपको x का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा एम वी स्क्वायर बटे के। चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें। एम का मान आपके पास है 5.7 इंटू वी का मान आपके पास है 1.2 का होल स्क्वायर बटे के का मान आपके पास है 1500, ये लीजिए। आपको मान निकालना है x का, इसलिए x बराबर आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 5.7 इंटू 1.2 इंटू 1.2 बटे 1500। जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपके पास ये वैल्यू जो बनेगी लगभग 7.4 सेंटीमीटर आपको प्राप्त रहता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने आपको लिखी है स्टूडेंट्स, एक बार आप कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना, थोड़ी माइनर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आज हमने हमारी इस क्लास में आपको संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से आप इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करिए। न्यूमेरिकल एक अच्छा सवाल भी है, प्रैक्टिस भी करते रहिए। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए, कमेंट अवश्य कीजिए, कोशिश कीजिए कमेंट बाय स्टिकर के बेस पे करें। स्टिकर कोई इमोजी वगैरह के बेस पे आप करें, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फाइल लगती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।